बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हिस्सा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के। तो हम स्टार्ट लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर से। और आइडियल ट्रांसफार्मर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ अ लॉसलेस डिवाइस, यानी इसके अंदर कोई लॉस नहीं है। और आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि हम ट्रांसफार्मर को इस तरह से, कोर होता है, कोर को इस तरह की चीज़ है, ये एल्यूमिनियम इसके स्टील शीट्स को काट के और कोर बनाया जाता है। यहाँ पे इसकी शेप इस तरह से है और उसके इर्द गिर्द फिर तारें लपेटी जाती हैं। एक साइड पे जो है ये इस प्राइमरी वायर से और दूसरी साइड पे सेकेंडरी वायर से। इनके कुछ नाम हैं। जो प्राइमरी टर्न्स है उनको NP कहा जाता है, या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और NS हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। जो वोल्टेज प्राइमरी साइड पे है उसको हम VP कहते हैं, और जो करंट है उसको IP कहेंगे। इसी तरह सेकेंडरी वोल्टेज को VS कहेंगे और सेकेंडरी करंट को IS कहेंगे। कुछ डेफिनेशन जो आई एम श्योर आपने पहले भी पढ़ा होगा। बहरहाल जो रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी VP डिवाइडेड बाई VS इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई NS। और ये NP डिवाइडेड बाई NS को हम एक नाम देते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा को कहा जाता है टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो क्या हुआ? ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अच्छा, अब ये तो डायरेक्ट हो गया। अब करंट के केस में ये इसका उल्टा होता है, यानी IP डिवाइडेड बाई IS में ये नंबर ऑफ टर्न्स उलट जाते हैं, यानी ऊपर NS आ जाता है और नीचे NP चला जाता है, और इसीलिए फिर ये 1/A बन जाता है, क्योंकि NP ओवर NS जो है वो A है। तो जब ये उलट गया तो ये भी उलट गया। अब आपने ये याद रखना है कि A हमेशा प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी है। ये यहाँ से याद रखिए, प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी। ये मैं जब स्टूडेंट था तो बहुत मैं कंफ्यूज रहता था इस पर। तो बहरहाल ये अगर आप याद रखें कि प्राइमरी या पापा डिवाइडेड बाय सन। अब ट्रांसफार्मर को डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से शो किया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स है ये, और ये बीच में जो बार है इसको कहा जाता है आयरन कोर। तो अगर आयरन कोर ट्रांसफार्मर है तो उसमें आम तौर पे ये 2 बार डाल देते हैं ताकि पता चले कि ये आयरन कोर का, जैसे ये आयरन कोर है। लेकिन बाज़ ट्रांसफार्मर पेपर पे लपेटे जाते हैं या प्लास्टिक पे लपेटे जाते हैं, तो उस केस में ये बार नहीं डालते। बहरहाल सिंबल यही है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और इसी तरह सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब अगर हम फेज़र में सॉल्व करना चाहें तो सिंपल यही है कि आप इन दोनों को फेज़र में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा VP ओवर VS इज इक्वल टू A, या NP ओवर NS वो भी लिख सकते हैं आप। बहरहाल VP ओवर VS जो है वो A के बराबर हो जाएगा, और I फेज़र P और I फेज़र S जो है वो 1 ओवर A के बराबर हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर में एक चीज़ है कि ऑल्दो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पावर रिमेन सेम। यानी अब ये पावर, इनपुट पावर जो है वो VP IP cos थीटा, यानी एक साइड पे जो पावर है वो वही पावर VS IS cos थीटा S, यानी सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट मल्टीप्लाई बाई कॉस है, और ये इक्वल टू है P आउट, यानी पावर दोनों साइडों पे सेम है। ये आपके जहन में रहे। और ये रियल पावर हमने यहाँ पे देख लिया, वही सेम लॉजिक है रिएक्टिव पावर के लिए भी, जिसको हम Q से जाहिर करते हैं, और सेम लॉजिक है कॉम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर के लिए, जिसको हम S से जाहिर करते हैं। तो S जो है वो VP IP या VS IS इज इक्वल टू S आउट। तो इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ते हैं। इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे इसके लोड कनेक्टेड है
इस लोड का असर प्राइमरी साइड पे क्या होगा, ये इसको हम यहाँ पे देखने के लिए हम इस इम्पीडेंस को इस साइड पे लेके आएंगे, यानी ट्रांसफॉर्म करके प्राइमरी साइड पे लेकर आएंगे और देखेंगे कि इसका असर क्या होगा। तो ये देखिए, अब ये जो सेकेंडरी साइड पे है इम्पीडेंस, इसका फार्मूला हमें ये पता है, ZL इज इक्वल टू VS ओवर IS, यानी सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट। तो ये इम्पीडेंस वहाँ पे हो गया। अब जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे अभी इम्पीडेंस आपको जाहिर हो रहा है, यानी ZL डैश हम इसको कहेंगे, और ये VP डिवाइडेड बाई IP इसके बराबर है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, यानी ये ZL डैश जो प्राइमरी इम्पीडेंस है और ये सेकेंडरी इम्पीडेंस है, इनमें रिलेशन होगा थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स। और वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमें ये पता है कि प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई A, यानी नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो, इज इक्वल टू VS, और इसी तरह प्राइमरी करंट इज इक्वल टू IS ओवर A। अब ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट कर दें या यहाँ पे हम पुट कर दें तो देखिए क्या आता है। हमने यहाँ पे पहले वाले पे पुट किया, Z' इज़ VP ओवर IP, यहाँ पे हमने VP की वैल्यू पुट कर दी और IP, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये A स्क्वायर ZL के बराबर हो गया। यानी क्या हुआ कि जो ZL जब इस साइड पर रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो उसको आपने A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द इक्विवेलेंट। तो इसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसको याद रखना है आपने कि ZL डैश इज इक्वल टू A स्क्वायर ZL। अभी एक छोटा सा मिसाल फ़र्ज़ करें कि ये एम्पलीफायर सर्किट है, उसके साथ हमने एक 8 ओम स्पीकर लगाना है। अब आपने पावर ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरी में, कि ये दोनों अगर ओम्स या इम्पीडेंसेस बराबर हों तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पे तो बराबर नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर लगा के इसको इस तरह से करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नज़र आए। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अब ZL डैश जो है वो 64 है, ZL 8 है, तो A स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, वो 800 के बराबर होगा। इसका मतलब A जो है वो 28.284 टर्न्स होना चाहिए, यानी इनके टर्न रेशियो। तो अगर हम फर्ज करें कि प्राइमरी में 3000 टर्न्स हम ले लेते हैं, तो सेकेंडरी में तकरीबन 106 टर्न्स लेंगे, तब हमें ये रेशियो अचीव हो जाएगा। तो अगर इन रेशियो में ये ट्रांसफार्मर हम वाइंड कर लेते हैं, लगा देते हैं, तो फिर ये इम्पीडेंस इस साइड पे 640 ही नज़र आएगा, और फिर हम ये कहेंगे कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिकॉज दी बोथ द इम्पीडेंसेस आर सेम। आइए अब एक सवाल करते हैं। A single phase power system consisting of this board 60 हर्ट्ज जनरेटर, तो ये जनरेटर है 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज, एंड सप्लाइंग ए लोड, ये हमारा लोड है, इसको सप्लाई, और जो लाइन इम्पीडेंस है वो ये है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें पावर क्या क्या मालूम करना है हमें। व्हाट विल बी द वोल्टेज एट द लोड, अभी देखना है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हमें हासिल हो जाएगा, और जो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस है, इस लाइन की वजह से ये लॉसेस है, वो उसमें वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, इसी सवाल को कंपेयर करेंगे हम एक और सेम सिस्टम, लेकिन हम उसको ट्रांसफार्मर के ज़रिए जोड़ रहे हैं। यानी जनरेटर, जैसे तरबेला में या मंगला में हमारा जनरेटर है, उसको हमने एक ट्रांसफार्मर लगा के उसको अप किया। यहाँ सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको, ये हमने सिर्फ 10 टाइम अप किया, लेकिन वो हज़ारों गुना इसको एक्चुअली अप किया जाता है। बहरहाल 10 टाइम हमने अप कर दिया और इसको हमने लाइन में डाल दिया। अब ये लाइन में मंगला से लाहौर पहुंच गया, समझें। लाहौर में फिर हमने एक और ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, जो अब उसको 10 to 1 पे डाउन कर देगा, और ये जो लोड है लाहौर में, उसको फिर यहाँ से हम सप्लाई देंगे। तो सेम लोड है, सेम जनरेटर पावर दोनों साइड पे, सिर्फ हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया 2। तो इसका क्या असर होगा, इसमें भी हम देखेंगे कि अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हमें हासिल हो जाएगा, इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, और लाइन लॉसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये पहले हिस्से को हम देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है,
और इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि आप देखिए यहाँ पे करंट जो है वो तीनों सेम है, जनरेटर करंट, लाइन करंट और लोड करंट सीरीज में है चूँकि, तो सेम करंट है। तो हम निकाल लेते हैं लाइन करंट, जो ये वोल्टेज है डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, यानी जेड लाइन डिवाइडेड बाय प्लस जेड लोड। तो जेड लाइन डिवाइडेड बाय जेड लोड से हमने लाइन करंट निकाल लिया, और इसको आप सॉल्व करके तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। उम्मीद है कि आप इसको आसानी से अब कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीख गए होंगे। आपके कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स फंक्शन सॉल्व करने की फैसिलिटी है। अगर आपको समझ नहीं है तो मेरी वीडियो है सर्किट ईएनए पे, उसमें मैंने ये बनाया हुआ वीडियो, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। बहरहाल, तो अब हमने ये निकाल लिया आई लाइन। अब हम देखते हैं कि वी लोड क्या है। चूँकि करंट सेम है तो लोड इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी लोड आ जाएगा। सो वी लोड इज़ लाइन करंट मल्टीप्लाई बाय जेड लोड, लाइन करंट जेड लोड, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 454 वोल्ट। तो ये 480 था, यहाँ पे जाके डाउन हो गया 454 वोल्ट हो गया, और एंगल में भी थोड़ी सी तब्दीली है ये। अब आ जाते हैं इसके पावर लॉस पे। पावर लॉस जो लाइन लॉस जिसको हम कहते हैं, तो पावर लॉस जो है वो सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट में ही होता है, तो इसलिए हम लाइन करंट स्क्वायर इनटू आर लाइन, अब आर लाइन ये है तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाइन लॉस हो गया 1484 वाट। तो ये पहले हिस्से का हो गया। अब आइए हम देखते हैं दूसरे हिस्से में हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या अचीवमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये आ गया। अब हमें सॉल्व करने के लिए वही सवाल है कि वोल्टेज क्या है और लॉसेस क्या है। तो टू एनालाइज द सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट इट टू अ कॉमन वोल्टेज लेवल। तो अब ये यहाँ पे वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पे अप कर दिया कुछ और वोल्टेज हो गया, यहाँ पे डाउन कर दिया कुछ और वोल्टेज हो गया। तो इनको हम चाहते हैं कि सबको एक वोल्टेज लेवल पे लेकर आएँ पहले। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम इसको पहले ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लाएंगे, फिर ये और ये इनको ट्रांसफॉर्म करके हम प्राइमरी में लाएंगे, तो हमें सिर्फ एक सर्किट बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एलिमिनेट T2 ट्रांसफार्मर, पहले हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे, और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमने T1 को एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से आ गया कि अब ये दोनों चीज़ें इस साइड पे आ गए, तो ये सर्किट बन गया। आइए अब इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। और यहाँ से अब हम करंट निकाल लेंगे, यहाँ से हम पावर लॉस निकाल लेंगे, यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अभी लोड को, लोड इम्पीडेंस व्हेन रिफ्लेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन, यानी इस साइड पे जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो यही फार्मूला आपको याद होगा कि Z डैश लोड, यानी इधर वाला जो है वो होगा A स्क्वायर इंटू जेड लोड, और A स्क्वायर आपने अभी याद रखना ये चीज़ कि प्राइमरी ओवर सेकेंडरी। अब यहाँ पे प्राइमरी 10 है, सेकेंडरी 1 है, तो हम 10 डिवाइडेड बाई 1 और इसके A स्क्वायर और फिर Z लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा Z लोड ट्रांसफॉर्म होकर जब इधर आया तो ये 400 ओम्स प्लस J 300 हो गया। यानी अब हमारा सर्किट इस तरह से आ गया कि इसको हम इधर लेकर आ गए तो ये 400 प्लस J 300 आ गया, और बाकी ये सर्किट उसी तरह से। अब हम यहाँ पे इसकी हम इक्विवेलेंट जो है इम्पीडेंस हम मालूम कर लेंगे इन दोनों को मिला के। तो Z इक्विवेलेंट हो गया Z लाइन प्लस Z डैश लोड, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया, ये Z इक्विवेलेंट। अभी भी हम इसी साइड पे, हम भाई इधर नहीं गए, आगे अगले स्टेप देखते हैं। अब हम फिर यहाँ से इधर जाना है, यानी फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। फॉर्मूला वही है कि Z इक्विवेलेंट डैश इज A स्क्वायर Z इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे फिर आपको ध्यान में रखना है कि A जो है वो प्राइमरी ओवर सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी 1 है और सेकेंडरी 10 है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो 1/10 स्क्वायर, और ये इन दोनों के समेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा Z इक्विवेलेंट
डैश, यानी जब ये चीज़ें इधर आ जाएंगी तो उनके वैल्यू ये है। तो अब आइए हम इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं अब कि अब ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट आ गया कि ये जनरेटर है और बाकी लोड तमाम ट्रांसफॉर्म होकर इस तरह से आ गए, ये वैल्यू देखिए सेम। अब यहाँ से हम आसानी से करंट निकाल, तो हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से आप जनरेटर करंट हम निकाल लेंगे आसानी से, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस। तो ये हमारा IG आ गया। अब IG तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन ये देखिए चूँकि ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे नहीं है, ये इसकी ये ए का फैक्टर जो है ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, यानी अगर वोल्टेज इज़ गोइंग हाई तो करंट को लो होना चाहिए, और इसी तरह यहाँ पे वोल्टेज इज़ कमिंग डाउन तो करंट शुड गो अप। तो ये जहन में रखना है, तो इसलिए हमने आई लाइन निकालना है और आगे जाके आई लोड निकालना है। तो आई लाइन के लिए आप चाहें तो इस फार्मूले को जहन में रख लें, या वहाँ से आप ये यहाँ से ये भी आ रहा है कि आप देखिए NP/IP और NS/IS, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा के तो आई लाइन जो है वो हम NP1 NS1, यानी इस ट्रांसफार्मर को ये P1 है और NS1 है, तो यहाँ इनके अब रेशियो आप देख लें 1 और 10 के रेशियो है, और ये IG हमने निकाला था, तो आई लाइन करंट हमें यहाँ पे आ गया। तो आई लाइन करंट हमने अब मालूम कर लिया। अब हमने यहाँ से हम आगे चलते हैं, पहले हम वोल्टेज मालूम कर लेते हैं अगले का। अब फिर हम इस ट्रांसफार्मर पे आ जाते हैं इस पे, और यहाँ से आई लोड भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। आई लोड जो है ये इस तरीके से आ गया 95.94 और एंगल दिया हुआ है। तो अब हमने तीनों करंट्स हमारे पास आ गए। तो ये 3 करंट्स हमने, जनरेटर करंट, लाइन करंट और फिर लोड करंट, और ये हमारे सर्किट है। हमने निकालना क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है सबसे पहले वो मालूम करना है, और इसमें जो वोल्टेज पावर लॉस है वो मालूम करना है। तो V लोड होगा आई लोड इंटू जेड लोड। आई लोड हमने यहाँ से निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया उसको जेड लोड के साथ, तो ये हमारा आ गया 479.7 वोल्ट। अब इसी तरह लाइन लॉस को हम निकाल लेते हैं, I² इंटू आर। आई स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला है आई, तो I² इंटू आर 0.818, तो ये 16.7 वाट आ गया। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है ये देखिए कि पहले जो हमने ये डायरेक्ट निकाला था इसमें लोड 454 यानी 480 वोल्ट ड्रॉप होके यहाँ पे 454 वोल्ट पड़ गया, अब बन गया था। लेकिन इस केस में 480 ड्रॉप होके सिर्फ 479.7 यानी 0.3 सिर्फ ड्रॉप हुआ है। तो एक तो वोल्टेज में देखिए कितना फ़र्क आ गया। दूसरी बात पावर में देखिए कि पावर पहले केस में 1484 वाट, जबकि सेकंड केस में सिर्फ 16.7 वाट यहाँ पे है। तो इसकी वजह प्राइमरीली ये है कि हमने यहाँ पे लाइन करंट की मकदार 10 टाइम्स कम कर दिया था, तो करंट जितना कम हो उतने ही लाइन लॉस ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें हम बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू वोल्टेजेस को अप करते हैं, और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन हम इसको 500 kV तक लेके जाते हैं, और उसके बाद फिर ये ग्रेड स्टेशन पे जाके उसको ग्रेजुअली 2-3 स्टेजेस में रिड्यूस करते हैं। तो इससे हमें काफ़ी बचत हो जाती है। द रेजिंग ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ द पावर सिस्टम रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस बाय 90%, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। ऑल्सो द वोल्टेज एट द एंड ऑफ द लोड ड्रॉप्ड much less in this system. This simple example dramatically illustrates the advantages of higher voltage transmission line as well as the extreme importance of transformer in modern power system.